हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो अपने लाइफ टाइम से पिछले 2 महीने के अंदर 47% करेक्ट हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अच्छा बिजनेस है, अच्छी सेल्स जो है कंपनी ने यहाँ पे शीट्स के अंदर डाली हैं। सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी शेयर इतना गिर गया है। यहाँ से क्या रीज़न रहे और हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी पोजीशंस होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है लास्ट में बात करेंगे चार्ट एनालिसिस करते टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे एक नया एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूँ 7 बजे, तो सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। उसके अलावा मैंने मार्केट आवर्स के अंदर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं शॉर्ट वीडियोस में यहाँ पे डालता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे शेयर्स का मैंने एनालिसिस किया है, अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे। कल वरुण बेवरेजेस का किया, टाटा पावर, सन नेटवर्क, आइसर, मारुति सुजुकी, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, बहुत सारे शेयर्स हैं जिनका मैंने एनालिसिस किया है और सब शेयर्स तकरीबन मैक्सिमम शेयर्स अच्छे भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी साइट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीनर के ऊपर गए और इसकी साइट के ऊपर गए तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने सुना होगा, लाइक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसके अलावा जो है इक्वाटास हो गया, ये सारे बंधन बैंक हो गया, ये सारे जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बैंक हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या फिर जो उससे भी नीचे जो फैमिलीज़ हैं जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, जिनकी जो मजदूरी करते हैं या छोटी छोटी उनकी रेडी दुकानें या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो इनके जो हैं डेडिकेटेड कस्टमर्स हैं जो कि जिनको ये यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा अच्छा खासा इसके अंदर इनको मार्जिन मिलता है और सेविंग बैंक भी है ये एक तरीके से। तो सेविंग अकाउंट वगैरह वो सारी फैसिलिटी जो एक बैंक करती है वो सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराती है। अगर यहाँ पे हम जाके देखें, यहाँ पे तो कार्ड्स वगैरह भी इनके हैं डिटेल लोन्स के अंदर। अगर देखें यहाँ पे तो व्हीकल लोन्स जो है, गोल्ड लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सारे तरह के जो लोन हैं जो एक अमूमन एक बैंक देती है वो सारे लोन ये भी प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा एक जो जिस तरीके से ये उज्जीवन और इक्वाटस बैंक जो काम करती हैं उसी तरीके से इनका भी बिजनेस है। तो वहाँ पे क्योंकि मार्जिन इनका अच्छा होता है, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा देती हैं, तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और क्योंकि अब जब कोविड के टाइम में सारी चीज़ें यहाँ पे अस्त व्यस्त हो गई हैं, लोगों में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे हलचल हो गई हैं। तो अब जब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वापस जो सब लोग हैं वो अपने काम धंधे पे लौटेंगे, तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, नो डाउट। और बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो छोटे छोटे लोन देते नहीं हैं, जिनके पास में सारी इस तरह की इनकम मतलब एक ऑर्गेनाइज इनकम नहीं है, उनको ये लोन वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करती हैं जो बड़ी बड़ी बैंक हैं। तो वो सारे जो कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो वो इनके जो है अच्छे कस्टमर्स होते हैं और वहाँ से इनको अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। उसके अलावा सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी ये प्रोवाइड कराते हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। स्पेशली अगर राजस्थान और इस एरिया में देखा जाए, राजस्थान, दिल्ली और जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है अच्छी खासी पकड़ है इस बैंक की, स्पेशली इन राजस्थान। तो अच्छा फ्यूचर मुझे लगता है। और वो सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे भी किस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर फंडामेंटल्स में सारी चीज़ें दिखती भी हैं, इनकी ग्रोथ दिखती है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं। अभी ये तो इसका बिज़नेस हो गया, बिज़नेस में नो डाउट मुझे अच्छा बिज़नेस लगता है और सारी जो है शीट्स के अंदर भी ये साफ साफ दिखता है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर। तो यहाँ पे जाके अगर देखूँ मैं तो मार्केट कैप इसका तकरीबन 31,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 989 है इसका। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका आरओसी तकरीबन 10% है, जो कि काफ़ी अच्छा आरओसी है। बैंक्स में आरओसी इतना होना काफ़ी बड़ी बात है। डेट टू इक्विटी भी यहाँ पे 8.5% है, क्योंकि ये बैंक है तो जो सारी बोरोइंग्स जो होती हैं वो बोरोइंग्स जो पैसा जमा होता है बैंक्स के अंदर, वो सारी उनको वो एज ए बोरोइंग ही बताती हैं। तो डेट और आरओसी बैंक के अंदर नहीं देखना चाहिए। और उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 29% की प्रोमोटर होल्डिंग है। उसके अलावा देखेंगे कि अच्छे प्लेयर्स के, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग है या नहीं है, वो सारी चीज़ें नीचे जाके देखेंगे। यहाँ पे कोई भी शेयर उन्होंने प्लेस नहीं किया, वो अच्छी बात है। तो डिविडेंड के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तो एक कोर फंडामेंटल्स के अंदर देखी जाए तो कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हैं।
तो चलते हैं। सही नहीं तो क्या मतलब सही है अमूमन, अगर प्रोमोटर्स यहाँ पे थोड़ा कम है, वो देखते हैं नीचे कि क्या है प्रोमोटर्स की, तो उसके अलावा मुझे सारी चीज़ें सही लग रही है यहाँ पे, नो डाउट। तो चलिए बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी ने तकरीबन 5 सालों में पिछले यहाँ पे देखा जाए तो 41% की CAGR यहाँ पे निकाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर इसका ROC देखा जाए तो 10% है, जो कि इन सारे बैंक्स में कंपैरिजन करें अगर तो उनमें सबसे अच्छा ROC इन्होंने मेंटेन किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब आते हैं यहाँ पर सेल्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जून 2018 से लगा के मार्च 2021 तक पिछले 3 सालों के अंदर इन्होंने अपनी सेल्स को 2 गुना से भी ज़्यादा किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि इनका किस तरीके का बिज़नेस है, एग्रेसिव बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है। काफ़ी इन्होंने इम्प्रोवाइज़ भी किया है, काफ़ी ब्रांचेस वगैरह भी खोली है, अपना काफ़ी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ की है, सारी चीज़ें इन्होंने अच्छा किया है। तो उसका सीधा सीधा यहाँ पे जो है लाइफ टाइम रिजल्ट्स में यहाँ पे दिखाई देते हैं, यहाँ पे सेल्स में दिखाई देता है। उसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट देखे जाए तो यहाँ पे माइनस के अंदर ये आया है। उसका रीज़न देखेंगे क्या रीज़न है। अगर यहाँ पे 2021 के अंदर और दिसंबर 2020 के अंदर ये जो माइनस के अंदर यहाँ पे आने का क्या रीज़न है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी कमी आई है, नेट प्रॉफिट के अंदर भी कमी आई है। अब यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात और देखने लायक बात क्या है कि सेल्स इतनी ज़्यादा होते हुए भी, लाइफ टाइम हाई की सेल्स होते हुए भी ज़्यादा यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर इतनी गिरावट हुई है। उसका रीज़न क्या है, उसका सीधा सीधा रीज़न अगर मैं बताऊँ आपको तो वो सीधा सीधा रीज़न जो है यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे NPAs जो हैं, ग्रॉस NPAs 4.25% हुए हैं, जो 1% हुआ करता था। उसके अलावा नेट NPAs यहाँ पे 2.18% हुए हैं, जो कि 0.24% हुआ करता था। दिस इज़ द सिंगल रीज़न कि यहाँ पे ये अच्छी सेल्स होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट में कमी आई है। और उसके अलावा जो है ये शेयर इतना गिरा है, यही इसका मेन रीज़न है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हम जब चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें। यहाँ पे तो मार्च 2021 के अंदर अच्छे खासे नंबर रेवेन्यू यहाँ जनरेट हुआ है, नो डाउट काफ़ी अच्छा रेवेन्यू। एक 2010 में एक 53 करोड़ की कंपनी जो 10 सालों के अंदर आप देख लीजिए कितने गुना यहाँ पे हुई है, जो अपने आप में यहाँ पे बताता है कि कितनी ग्रोथ इन्होंने कंपनी ने की है। तकरीबन 100 गुना ये कंपनी हुई है और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, राइट। 100% कंपनी ने ग्रोथ की है यहाँ पे, 100 गुना हुई है, 100% नहीं 100 गुना हुई है कंपनी। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे इन्होंने की है, नो डाउट। कोई वरी करने की ऐसी ज़रूरत है नहीं इसके बिज़नेस के ऊपर। फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे कमी आई है 2021 के अंदर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और भी डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे तकरीबन 2 गुना हुआ है, जो कि अच्छी बात निकल के आती है। डिविडेंड कंपनी कभी नहीं देती है, कभी नहीं, सॉरी 2 बार डिविडेंड दिया है पिछले 3 सालों में। उसके अलावा लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर इन्होंने लास्ट 2 सालों में डिविडेंड नहीं दिया है, और पिछले 10 सालों में ओनली फॉर 2 बार ही इन्होंने डिविडेंड दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता हूँ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे 41% 10 ईयर्स में, कितनी अच्छी ग्रोथ है। 5 ईयर्स में 37%, 3 ईयर्स में 41%, और यहाँ पे 16% जो है मतलब काफ़ी कम हुई है। यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स की है, लेकिन ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई मतलब इतना कोई कम नहीं है, और अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मैं कहूँगा, क्योंकि शेयर इतना कंसोलिडेट भी हो गया है, नीचे भी आ गया है 47%, तो मायने रखता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे रिजर्व्स 2020 के यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो 2020 के अंदर जो है अच्छा खासा यहाँ पे नंबर था, और 21 के अंदर भी अच्छा नंबर होगा, नो डाउट। बोरोइंग्स इंक्रीज़ हुई हैं, इसका मतलब कंपनी के पास में पैसा आ रहा है, नो डाउट। तो अच्छी बात है यहाँ पे बैंक के केसेस में, क्योंकि बैंक्स के अंदर जो पैसा जमा होता है हम जैसे लोगों का, वो है जो बोरोइंग ये शो करते हैं। यहाँ पे फिक्स एसेट में भी यहाँ पे अच्छा खासा कंसिस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, और कॉन्टीन्यूसली जैसे ग्रोथ हुई है वैसे वैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा किया है, जो कि इनका जो है एक एग्रेसिव मूव, इनकी बिजनेस करने का तरीका, इनके मैनेजमेंट के बारे में पता पड़ता है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करके अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े 2021 के अंदर भी अच्छे होंगे, नो डाउट। टोटल एसेट्स अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो बात ही क्या करें, 5,000 करोड़ का यहाँ पे 5056 यहाँ पे नज़र आता है। तो कोई फंडामेंटल से मुझे नहीं लगता कोई कमी है यहाँ पे, एक्सेप्ट एक चीज़ जो कि वो NPAs हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रमोटर्स के अंदर
प्रोमोटर्स के पास में 28.47 की यहाँ पे होल्डिंग है, हल्की सी प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। FIAs के पास में 32% की होल्डिंग है, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है, बहुत कम इन्होंने होल्डिंग को डिक्रीज़ किया है। DIAs ने अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है, जो कि अच्छी बात है। पब्लिक के पास में, पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, क्योंकि सीधी सी बात समझ में आती है कि इतना जब शेयर करेक्ट होता है तो पब्लिक पहले निकलती है, और जब शेयर भागता है तो पब्लिक पहले जाती है, राइट। और यही सबसे बड़ी गलती भी हम करते हैं, कई बार हो जाती है, कई बार डिसीजन सही भी होते हैं, कई बार ये गलतियाँ भी होती हैं। तो चलिए, पब्लिक के पास में देखा जाए तो यहाँ पे 80.94% यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा देखा जाए अगर बिग प्लेयर्स के पास में देखूँ मैं, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7% के करीबन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है शेयर। उसके अलावा मुझे लगता है 2-3% जो है, और भी जो 1% से नीचे वाले होंगे उनके पास में होगा। तो मुझे इसकी होल्डिंग जो है तकरीबन 8 से 10% की यहाँ लगती है, जो हम जैसे लोगों के पास है। और काफ़ी अच्छी बात है इतनी कम होल्डिंग होना पब्लिक के पास में, ताकि स्ट्रॉन्ग हैंड जो है उनके पास में अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे नज़र आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है किसी भी शेयर के लिए, क्योंकि प्रमोटर्स FIA और DIAs यहाँ पे इनका पैसा होता है, वो उसके अंदर चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं कि वो अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगा शेयर। तो ये बात हो गई यहाँ पे फंडामेंटल्स के अंदर। तो फंडामेंटल्स के अंदर सारी चीज़ें मुझे सही लगती हैं, बस जो NPAs यहाँ पे निकल के आए हैं अभी, ग्रॉस और नेट NPAs वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसकी वजह से अब हम ये देखेंगे कि उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट हुआ और क्या शेयर इतना गिरा है। तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती है, और हमें वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके बारे में चार्ट एनालिसिस में बात करेंगे। तो इफ़ यू आर लाइकिंग प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलती रहें। उसके अलावा शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर कोई अगर आप चाहते हैं किसी शेयर के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि मैं हर एक शेयर का रिप्लाई करता हूं और हर एक जो भी क्वेरीज होती है उनका ज़रूर रिप्लाई करता हूं। तो अगर आप कोई चीज़, कोई बात जानना चाहते हैं या फिर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी जो है उसको रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। उसके अलावा जो है आप मुझे यहाँ पे क्वेरी भी कर सकते हैं, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है यहाँ पे। मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये बातें हो गई। चलिए अब इसके हम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि चार्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं यहाँ पे। तो चार्ट के अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये शेयर जो है तकरीबन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसका लाइफ टाइम हाई इसने बनाया था 2 महीने पहले। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ कि कितना टाइम हुआ है इसको, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ आज की बार में, तो 64 डेज इसको हुए हैं, और 64 डेज़ के अंदर 47% जो शेयर है वो यहाँ से कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ से नीचे आया है। अच्छा बिजनेस होते हुए भी, सारी चीज़ें अच्छी होते हुए भी, बस एक ग्रॉस NPAs जो इसके हुए हैं उस वजह से ये शेयर इतना नीचे आया। अब इसके अंदर अभी करंट में क्या पोजीशन है और क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हमेशा अप ट्रेंड के अंदर ही शेयर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर रहा है, अगर कहीं पे भी आप देख लीजिए। और यहाँ पे जब ये करेक्ट हुआ अच्छा खासा, जब पेंडेमिक के टाइम में, उसके बाद में एक अप ट्रेंड के अंदर ही ये पूरा शेयर रहा है। अगर आप देख लीजिए कहाँ तक भी अगर आप देखना चाहें, अच्छा मूवमेंट में शेयर आया। उसके बाद में यहाँ पे जैसे रिजल्ट्स आया, उसके बाद में एक अच्छी सी जो गिरावट है शेयर में देखने को मिली। यहाँ पे काफ़ी अच्छे गैप भी इसने छोड़े हैं। यहाँ पे देखिए तो ये गैप जो है, ये गैप ज़रूर फिल होंगे, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत जल्दी फिल होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो RSI इसका तकरीबन 50 के अराउंड है, जो कि अच्छा RSI कंफर्टेबल जोन के अंदर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अगर आप देखेंगे तो एक तो ये ट्रेंड लाइन है। अगर दूसरे ट्रेंड लाइन को मैं देखूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। अगर दूसरे ट्रेंड लाइन अपन देखें तो ये दूसरी ट्रेंड लाइन है इसकी। तो ये शेयर तकरीबन अगर आप देखेंगे 1 महीने से जो है इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे काम करेगी। आज शेयर ने अच्छा एक मूवमेंट दिखाया है यहाँ पे, लेकिन इसको अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है। तो मैं जब तक इसको ब्रेक नहीं होगा ये लेवल,
तब तक मैं इसको जो है कंसीडर अभी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही ये किसी ऊपर या फिर नीचे साइड में एक मूवमेंट देगा, और मुझे लगता है ऊपर साइड में देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, जो कि मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक इसने सबसे पहले तो इसने एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद उसने रेड कैंडल बनाई जो कि पूरा इसको एनगल्फ कर रही है। एनगल्फ का मतलब पूरा इसके अंदर इसकी जो बॉडी है वो इस जो रेड कैंडल की बॉडी है उस बिल्कुल उसके अंदर है, राइट। पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न, ये एक बियरिश कैंडल यहाँ पे थी, उसके बाद में एक यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे, और जब इस तरीके के नीचे जब शेयर होता है, नीचे जब काफ़ी करेक्ट होने के बाद में इस तरीके का मोमेंट दे, जब ये डोजी बने, उसके बाद में फिर नेक्स्ट कैंडल बुलिश बने। हालांकि इतनी बुलिश नहीं थी ये, लेकिन इतनी बुलिश ये कैंडल थी कि इसने दोनों कैंडल को एनगल्फ भी किया है, और उसके अलावा अपसाइड में मूवमेंट रहा है। बस यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट यहाँ पे देता तो एक पूरा कन्फर्मेशन था कि ये शेयर जो है अब अप ट्रेंड के अंदर रिवर्सल ट्रेंड के अंदर मतलब आ गया है, और ये अच्छा खासा इंडिकेशन एक होता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी 80% इंडिकेशन अच्छा है, 20% है और है जिसके अंदर हमें वेट करना चाहिए, और मैं भी वेट करूँगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। नो डाउट मुझे अब नीचे जो है डाउन साइड में जाने के चांसेस इसमें कम लगते हैं, क्योंकि एक तो ये स्ट्रॉन्ग इसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दूसरा इसका ये सपोर्ट जो है यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है, इस वाली लाइन को आप देखेंगे, अगर यहाँ तक ये नीचे आता है तो यहाँ पे नीचे अगर आता है तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का ये काम करेगा, और यहाँ से कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये ब्रेकआउट आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी। और ब्रेकआउट जब आएगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि काफ़ी गैप्स इसने यहाँ पे छोड़े भी हैं। ये आप देख लीजिए, ये वाला गैप तो तकरीबन फिल कर दिया, लेकिन ये गैप अभी भी बाकी है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इसको फिल करेगा। जिस तरीके से ये वी शेप में नीचे गया उस तरीके से अच्छी खासी रिकवरी करेगा ही। अब बात करते हैं ग्रॉस एनपीएस की, तो देखिए एनपीएस यहाँ पे एनपीएस का नंबर जो है काफ़ी बड़ा है, नो डाउट, लेकिन उसके कंपेयर में अगर मैं शेयर का भाव देखूँ, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ बिज़नेस ज़रूरी है देखना, फंडामेंटल देखना ज़रूरी है, चार्ट्स देखना ज़रूरी है, प्रमोटर्स देखना ज़रूरी है, और भाव देखना ज़रूरी है। अगर उन एनपीएस की वजह से अगर मुझे ये शेयर 50% करेक्शन में मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई वरी करने की ज़रूरत है। अब इस लेवल पे छोटी बाइंग तो ज़रूर बनती है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा अमाउंट आप बिल्कुल डाल सकते हैं। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसके अंदर पोजीशन ऑलरेडी बना ली है, और अगर थोड़ा सा और नीचे गिरता है तो और भी पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके बिज़नेस को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे काफ़ी अच्छा इसका जो है एक स्कोप लगता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। और अब जिस तरीके से कोविड के टाइम के बाद में अब जिस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं लाइन पे आ रही हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो अभी तक घर पे था, अब उनको पैसों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और काफ़ी अच्छा खासा इनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ है उनको मनी जो बोरोइंग्स वगैरह है वो देने की, और अच्छा खासा मार्जिन जब ये कमाएगी तो ऑलरेडी सेल्स इनकी अच्छी है, तो और भी मुझे लगता है कि इसकी सेल्स आगे जाके अच्छी ही होंगी। ये एक हिकअप ज़रूर आया है, और उसकी मुझे लगता है भरपाई हो चुकी है, इतना करेक्शन काफ़ी है, और मैं बिल्कुल बायर हूँ इस रेंज में। अगर थोड़ा बहुत और करेक्ट होता है तो मैं बिल्कुल थोड़े अपनी पोजीशन बनाऊँगा। तो सारी चीज़ें हो गई, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें, वो भी ग्रो कर सकें, राइट। सो टेक केयर बाय गाइज, बाय बाय, आई विल मीट यू सून बाय टुमारो। थैंक यू।